नमस्कार, मैं हूं दिलजीत कौर और आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। गोरखपुर महोत्सव 2025 के पहले दिन बॉलीवुड नाइट में जुबिन नौटियाल के संगीतों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही जुबिन ने अपने लोकप्रिय गीत मेरे घर राम आए हैं गाया, पूरा चंपा देवी पार्क गूंज उठा। उनके गाने की मधुर आवाज ने सर्दी की रात को गर्म कर दिया। जुबिन नौटियाल जब स्टेज पर आए तो युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जुबिन ने कहा, मैं पहली बार गोरखपुर आया हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं यहां हमेशा से रह रहा हूं। इसके बाद उन्होंने अपने कई हिट गाने गाए। उनके हर गाने पर दर्शक झूम उठे। जुबिन के संगीत ने गोरखपुर महोत्सव को यादगार बना दिया। दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। ऐसा लगता है आप लोग के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और मुझसे मेरे पास हो जीने का इसमें राज है। धड़कन यहाँ ये धड़कती होती है जो सिर्फ मेरे की चोटों ने मुझे चैन से रहने न दिया। जब चली सर्द हवा आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले सभी यात्रियों को भोजन करवाया गया। नगर निगम के पूर्व उप सभापति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरा 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस पावन अवसर पर हम सभी भक्तों ने मिलकर यह भंडारा आयोजित किया है। यह भंडारा सुबह से शुरू हुआ है और शाम तक चलेगा। राम मंदिर सभी हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, इसलिए हम हर साल इस वर्षगांठ को धूमधाम से मनाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव नगर निगम के पूर्व उप सभापति जितेंद्र सैनी ने कहा, किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम सियावर रामचंद्र की जय। आज उनके 1 साल पूरे होने पे आज इस खुशी के अवसर पे भाई राजेश जी के द्वारा ये भंडारा का आयोजन किया गया है। भगवान राम इनको भले भुले इनका व्यापार बड़े परिवार खुशहाल है। भगवान राम से ही हमारी विनती है। अपना नाम और पद? जितेंद्र सैनी, पूर्व सभापति नगर निगम गोरखपुर। राम के पूर्ण वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भंडारा का आयोजन किया गया है। कहाँ के लोग इसमें आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं? कितने लोगों को आज भंडारा खिलाया जा रहा है? अरे आइए बहुत लोग आए, अनेक बहुत लोग आए। हर साल इसको मनाया जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के माध्यम से लोगों को? क्या संदेश है, वही भगवान राम के उसमें किया जा रहा है। गोरखपुर के गखा थाना क्षेत्र के बड़गो तिराहे पर शुक्रवार की शाम को बैंकॉक से लौटे एक युवक पर फायरिंग की घटना हुई है। घायल युवक की पहचान गोला तहसील के कोठारी गांव निवासी अभिषेक पाठक उर्फ अप्पू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अभिषेक और आरोपियों के बीच बैंकॉक में किसी लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। अभिषेक 1 सप्ताह पहले गोरखपुर आया था और शुक्रवार को अपने दादी से
मिलकर गांव से लौट रहा था। उसी दौरान 2 फॉर्च्यूनर कार में आए कुछ लोगों ने उसकी कार को रोक लिया और उस पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि अभिषेक के हाथ और पैर में गोली लगी है। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी सूरज पांडे और निवासी सिधुआपार थाना बढ़लगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने कहा, बगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल शाम लगभग 6 बजे के आसपास बड़गो चौराहे से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कार सवार एक व्यक्ति को कुछ व्यक्तियों के द्वारा गोली मारी गई है और इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जब मौके पर जाकर गहराई से इसकी छानबीन की गई तो पाया गया कि ग्राम पोलरी थाना गोला क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक उर्फ अपू पाठक का थाना बढ़लगंज के सिधुआपार के रहने वाले सूरज पांडे से पैसों का लेन देन का कुछ विवाद चल रहा था और कल शाम सूरज पांडे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इसके ऊपर फायरिंग की गई और जो इसके पैर में गोली लगी है। मजरूम को तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया जहां उसकी हालत सामान्य है और मजरूम के भाई के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना गगहा में मुख्य अभियुक्त सूरज पांडे को नामजद करते हुए सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो मुख्य अभियुक्त है सूरज पांडे उसको गगहा पुलिस के द्वारा मैं असला और खोखा के गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके जो बाकी अन्य साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार टीम लगी हुई है। उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अब इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने गोरखपुर के गोलघर फायर स्टेशन पर व्यापारियों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की। इस गोष्ठी में जनपद के कई व्यापारी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने बताया कि इस गोष्ठी में व्यापारियों को विभाग के कार्यों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश में 361 फायर स्टेशन संचालित हो रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में एक फायर स्टेशन हो। इस दिशा में काम चल रहा है। अग्निशमन विभाग में लगभग 7,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। व्यापारियों को बताया गया कि अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए उन्हें अपने प्रतिष्ठानों में अग्निशमन यंत्र अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, अधिकतर आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है, इसलिए समय समय पर अपने प्रतिष्ठानों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का निरीक्षण करवाना चाहिए। व्यापारियों को आग लगने की स्थिति में तुरंत डायल 112 पर कॉल करने को कहा। उन्होंने आश्वासन दिया कि अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के अग्निशमन एवं आपात सेवा के महानिदेशक अविनाश चंद्र ने कहा, आज गोरखपुर में गोलघर फायर स्टेशन में दोपहर के 2 बजे एक गोष्ठी की गई जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों के सभी सम्मानित प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इनको जो है फायर सेफ्टी के बारे में, फायर प्रिवेंशन के बारे में, फायर फाइटिंग के बारे में और इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में एग्जाम्पल्स दे करके जो हाल में घटनाएं घटित हुई हैं उनसे क्या सबक लेना है, ये सारी बातें उनको बताई गई। फायर प्रिवेंशन के ऊपर सबको जोर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। तो अपने अपने घरों की, अपने अपने प्रतिष्ठानों की, दुकानों की इलेक्ट्रिकल वायरिंग का ऑडिट किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बुला करके, बिजली मिस्त्री को बुला करके करवा लेना चाहिए। अगर आपकी वायरिंग बहुत पुरानी है, एल्युमिनियम की वायरिंग है, उसको कॉपर का करवा लें, करेक्ट रेटिंग का करवा लें। अगर तार आपके जर्जर हो गए हैं, उसमें ज्वाइंट्स हैं, MCB नहीं लगी हुई है, इसको अवश्य करवा लें क्योंकि एक बार आग लगती है तो उसके जो है बड़े दूरगामी और गंभीर परिणाम होते हैं। आग अगर लग जाए तो कैसे जो स्थानीय संसाधनों से जैसे पानी, मिट्टी, बालू, कंबल से उसको बुझाया जा सकता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो फायर एक्सटिंग्विशर को आपको चलाने आना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। और अगर दोनों ही बातें आप ना कर पाएँ कि आग बचे भी ना लगने से और आप बुझा भी ना पाएँ स्थानीय स्तर पे, तो आप वहाँ से हट करके 112 नंबर पे तुरंत कॉल करिए अपने मोबाइल से
और फायर डिपार्टमेंट 52 सेकंड का रिस्पांस टाइम होता है, तैयार होकर के वो चल देंगे और जितने दूरी का रास्ता हो, समय का रास्ता हो, वहाँ पहुँच करके इफिशिएंटली फायर फाइटिंग हम लोग शुरू। गोरखपुर में रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स कारोबार से जुड़े ऑर्बिट ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा तीसरे दिन भी जारी रहा। आयकर विभाग की टीम ज्वाइंट कमिश्नर आलोक सिंह और रविंद्र कौर सैनी के नेतृत्व में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे सिविल लाइन स्थित हरिओम नगर में ऑर्बिट ग्रुप के निर्देशकों के आवास पर पहुंची। तब से लेकर अब तक छापेमारी जारी है। टीम ने हरिओम नगर में समूह के निर्देशकों अभिषेक अग्रवाल और आनंद मिश्रा के घरों की भी जांच की। छापेमारी के दौरान दोनों निर्देशकों के मोबाइल फोन बंद पाए गए। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित ऑर्बिट अपार्टमेंट और लखनऊ समेत अन्य जिलों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। दरअसल ऑर्बिट ग्रुप ने पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। समूह ने गोरखपुर में 2 दर्जन से अधिक कमर्शियल भवन और कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। इसके अलावा समूह के पास ऑर्बिट नाम से मारुति कार का शोरूम भी है। पिछले 7 वर्षों में ऑर्बिट ग्रुप ने गोरखपुर के प्रमुख स्थानों पर कई बड़े भवनों का निर्माण किया है, जिसमें बड़ी कंपनियों के शोरूम और रिटेल स्टोर संचालित होते हैं। मेडिकल स्टोर पर स्थित एक अपार्टमेंट भी इसी समूह ने बनवाया है। यह समूह आमतौर पर अपने बनाए भवनों को बेचने के बजाय किराए पर देता है, जो इसे अन्य रियल एस्टेट समूह से अलग बनाता है। इस छापेमारी को लेकर शहर में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि के रिश्तेदार ऑर्बिट ग्रुप के शोरूम से वाहन खरीदने गए थे और अधिक छूट की मांग की थी। शोरूम द्वारा केवल 5,000 रुपए की छूट दिए जाने के बाद यह मामला आयकर विभाग तक पहुंचा। हालांकि छापे की असली वजह क्या है, यह आयकर विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। आयकर विभाग ने अब तक समूह की कई संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद पार्टी के 13 जनवरी को होने वाले संकल्प दिवस के संदर्भ में कहा कि पहले केवल गोरखपुर के लोग इस दिन को मनाते थे, फिर मंडल और प्रदेश के लोग जुड़ गए, लेकिन इस बार 4 देशों के लोग भी इस संकल्प दिवस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में लाखों लोगों की भागीदारी होगी और सभी की एक ही आवाज होगी। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, हमने देश को आजादी दिलाई है, अंग्रेजों और मुगलों को देश से भगाया है। हमें संविधान में जो अनुचित जाति की सुविधाएं दी गई हैं वो पूरी तरह मिलने चाहिए। हमें 9% आरक्षण दिया जाए। हमें नीति और अधिनियम के तहत सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए कार्य कर रही है। जनता को जागरूक करना होगा कि विभीषण कौन है। भाजपा इस बात को समझ चुकी है और जनता को भी समझना होगा कि किन के कहने पर वोट नहीं देना है। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि भाजपा ने पहले भी निषाद समाज को सम्मान दिया था और इस बार भी दे रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, गोरखपुर के लोग मनाते थे, फिर मंडल के लोग, फिर प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग, और हमको लगता है 2-4 देशों के लोग भी आएंगे और आ रहे हैं और इस संकल्प दिवस में पूरे आएंगे और लाखों लोग आएंगे। हमको लगता है कि अच्छी खासी संख्या होगी और उनकी एक ही आवाज़ है कि हम संविधान देश को आज़ाद कराया हूँ, अंग्रेज़ों मुगलों को मार कर भगाया हूँ, नदियों से के माध्यम से आते थे, उन्हें हम काट कर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से हम प्रभावित जातियाँ हैं। हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी जनता समय 1949-50 लागू है, वह लागू हो जाए। हमें आरक्षण अधिनियम 1950 में जो हम सुरक्षा है 23% का, उसमें हमारा नाम है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का, वो लागू हो जाए। हम आरक्षण अधिनियम 1994 की सूची से निकाल दी गई, हमारा 9% निकाला जाए, हमें वो SC में डाल दिया जाए। बस और कोई नहीं, एक ही आवाज़ है कि हम नीति से सुरक्षा मिले, हमें अधिनियम से सुरक्षित है, अधिनियम से सुरक्षित होकर हमारे लोगों की हिस्सेदारी तय हो जाए। ये एक आवाज़ के लिए 2027 में क्या आपकी रणनीति होगी? फिर से मोदी जी बैठे जैसे होता ना, फिर से योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, ये हमारी नीति है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जनता में आवाज़ जाए कि विभीषण कौन है। भाजपा तो जानी गई है,
जनता भी जान जाना कि अब उनके कहने पर वोट नहीं देना नुकसान हो गया है। क्या सीटों को लेकर के क्या आपका रहा है? क्या सीट बड़े भाई हैं, सम्मान पहले भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी दे रही है, कल भी देती रहेगी। ये मछुआ समुदाय है, भगवान राम के आत्माल सखा का वंशज है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के साथ रहा, आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचारों पर चलने वाली। को आईना दिखाने की बात क्यों आ रही है? जैसे आप भी दिखा रहे हैं, आशीष पटेल जी भी कहते हैं कि एसटीएफ से उनको खतरा है। नहीं, मैं तो अधिकारी कुछ 2-4 अधिकारी हैं, बाकी ढेर सारे अधिकारी अच्छे, तभी उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। लेकिन 2-4 अधिकारी हैं कि पिछली पार्टियों की आत्माओं से प्रेरित हैं, वो जो है दुखी करते रहते हैं, वो गलत न्यूज़ देते हैं और गलत न्यूज़ की वजह से जनता नाराज़ हो जाती है और वोट नुकसान हो जाता। अब आशीष पटेल जी की बातों से आप कितना सहमत हैं? हम तो कह रहे हैं सब पावर तो अधिकारी के पास है, चेक पर दस्तखत करने का पावर है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन शासनादेश करने का पावर अधिकारी को है, तो दोषी तो अधिकारी है ना, तो नेता की छवि क्यों खराब की जा रही? हम लोग तो केवल सुझाव देते हैं कि जनता के हितों में कानून बनना चाहिए, सरकार की मंशा के अनुरूप कानून बनना चाहिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर होता तो अधिकारी ओके करता, नहीं है तो रोक देता, फिर से दूसरा बनता फाइल, वो बार बार उसमें तो संशोधन होता रहता। काम तो अधिकारी को करना ना, तो उसमें अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं